बच्चों आज के हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसमें फिर बच्चों ये चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन का ये पार्ट सेकंड होगा, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं पोषण के प्रकार के बारे में। फिर बच्चों इस पॉइंट से आप लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को सही से समझे, इस डिफिनेशन को सही समझे। फिर बच्चों तो चलता हूं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, और मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे सही से जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोषण पोषण के प्रकार बच्चे। ठीक है, देखिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मेरे दोस्तों, ये आपका पोषण हो गया। देखिएगा थोड़ा सा मैं यहाँ पे नहीं लिख के थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखने का रीजन है, मैं बताता हूँ। पोषण के प्रकार बच्चे, पोषण के प्रकार। अब ये पोषण के प्रकार हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक आपका होता है स्वपोषण और दूसरा आपका परपोषण होगा। फिर बच्चे तो इसे आप लोग नोट्स करते चलना है एक एक पॉइंट को। मैंने यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट को, ये सेकंड पार्ट को इस प्रकार बनाया। ठीक है, देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्वपोषण। स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ प्यारे बच्चे, ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ये इसका अंग्रेजी नाम हो गया। इसके दूसरा सेकंड वे में देखते हैं बच्चों, तो इसका सेकंड वे में इसका यहाँ पे है, इसे हम लोग बोलते हैं परपोषण। परपोषण बच्चे, परपोषण इसे बोला जाता है। ओके, अब इसका इंग्लिश नाम हो गया हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक बच्चों, ये हेट्रोट्रॉफिक हो गया। अब ये ऑटोट्रॉफ, ये क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ, ये दो टाइप इसका हो गया। यानी कि इसको फिर बच्चे, इसको आप विधि भी बोल सकते हैं, प्रकार इसका है। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैं डिफिनेशन तो एक एक करके बताऊंगा ही, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहले पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो स्वपोषण की डिफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हैं फिर बच्चों। पोषण की वह विधि जिसमें जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि जीव जो है पेड़ पौधा स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं बच्चों, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। अब यहाँ पे ये तो हरे पेड़ पौधे इसके एग्जाम्पल होंगे, क्या होंगे? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे बच्चे, हरे पौधे केवल लिख देता हूं, ठीक ना, हरे पौधे। चलिए ये हो गया इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके टाइप की बात करते हैं, तो इसका टाइप हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। एक आपका यहाँ पे, और दूसरा आपका इस प्रकार है, और तीसरा आपका यहाँ पे फिर बच्चों। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसके टाइप की बात करता हूं। टाइप तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ही। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंग्लिश देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसके पहले टाइप को हम लोग स्टडी करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मृत जीवी फिर बच्चों। मृत जीवी, मृत जीवी, मृत जीवी पोषण बच्चे, मृत जीवी परपोषण। ओके, मृत जीवी पोषण ये वाला हो गया आपका। नेक्स्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक। इंग्लिश थोड़ा सा लिखते चलेगा, क्या होगा? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसे बोला जाता है, ठीक है ना, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसे कहते हैं। ओके, सेकंड में अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे, जैसे कि पैरासिटिक, जिसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। पैरासिटिक को क्या बोलते हैं? परजीवी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे परजीवी, परजीवी प्यारे बच्चे, और इसे हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक बोलते हैं बच्चों, पैरासिटिक। एक एक पॉइंट को आप लोग लिखते चलना, ठीक है बच्चों। पैरासिटिक सरजी, पैरासिटिक ये है क्या, मैं बताऊंगा एक करके। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी बच्चे, प्राणी समपोषी। ठीक है, समभोजी भी बोल सकते हैं, समपोषी। चलिए प्राणी समपोषी बोलिए, प्राणी समपोषण है, पोषी नहीं, प्राणी समपोषण। ठीक है, चलिए प्राणी समपोषण।
हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे इंग्लिश मैंने इसका नहीं नोट्स किया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल्स में लेकर आता हूँ, काफी अच्छा होगा। देखिए फिर बच्चों, जैसे कि मैंने बोला मिसजीवी में और परजीवी आपका क्या पानी संपोषी, कहने का डिफिनेशन मैं इसी तरीका से आपको आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स की बात करते हैं तो मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाने वाला बारी बारी से, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें सबसे पहले स्वपोषण से। फिर बच्चों स्वपोषण के पूरा डिटेल्स में लोग जानने वाले एक एक करके, इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे स्लाइड में आपको यहां। तो फिर बच्चों अब हम सेकंड स्लाइड में चला है, यहाँ पे देखिएगा हमने अभी टाइप आपको बताया, किस प्रकार टाइप स्टडी करें, कैसे पढ़ेंगे वो मैंने बताया। अब यहाँ पे पहला टाइप देखिए क्या है, जैसे कि मैंने अभी लिखा था इसके बारे में, स्वपोषण के बारे में, स्वपोषण फिर बच्चे, ठीक है, स्वपोषण, स्वपोषण के बारे में मैंने लिखा, ठीक है। और जिसे मेरे फिर बच्चों यहाँ पे इसे मैंने बोला, इसे ऑटोट्रॉफ मैंने बोला, ऑटोट्रॉफिक मैंने बोला फिर बच्चों, इसे क्या मैंने बोला, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक इसका इंग्लिश वर्ड हो गया। मेरे दोस्तों थोड़ा सा डिफिनेशन की बात करते हैं, आप लोग परिभाषा पहले लिख सकते हैं इसका, कि वैसा पोषण यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहा जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे हैं, आप लोग अच्छे तरीका से लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोले मैंने, हरे पेड़ पौधे, जैसे में लिखते चलेंगे, जैसे में क्या बोले, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, हरे पेड़ पौधे इसका एग्जाम्पल है। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा कि इसे पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंटेड इसके मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्वपोषण और स्वपोषी में अंतर क्या होता है, जिसे हम लोग एक और बोल रहे हैं स्वपोषी प्रवृत्ति। थोड़ी सा रुक जाइएगा, जैसे कि यहाँ पे एक और मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी, स्वपोषी ये है क्या। तो स्वपोषी प्यारे बच्चे और स्वपोषण में अंतर क्या है, तो देखिएगा ये बोल सकते हैं कि ये विधि का नाम है स्वपोषण, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोल रहे हैं, और ये जो है आपका स्वपोषी, जिसमें जो जीव रहेगा उस जीव को हम लोग स्वपोषी कह रहे हैं। यानी कि ये जो हरे पेड़ पौधा है ना, ये वाला हरे पेड़ पौधा, इसको हम लोग स्वपोषी कहेंगे, इस पौधे को स्वपोषी बोल रहे हैं, ओके। लेकिन इस विधि को क्या बोलेंगे, स्वपोषण। दोनों में अंतर है। अब सर जी क्या बात है कि इसका डिफिनेशन अलग बोल रहे हैं, तो इसका डिफिनेशन आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी कहा जाता है। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करके दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते, भोजन के लिए आश्रित नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी कहा जाता है। अर्थात हम लोग डिफिनेशन एग्जाम्पल में क्या देंगे, हरे पेड़ पौधे, ओके चलेगा। दोनों एक टाइप का लेकिन डिफरेंशियल, इसको बोल रहे हैं स्वपोषी, इस विधि को क्या नाम है, स्वपोषण। विधि को स्वपोषण बोलना है, लेकिन जो जीव है उसको स्वपोषी बोलना है। बात समझ में आया। अब इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको ऑटोट्रॉफ हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ बच्चे, ये ऑटोट्रॉफ इंग्लिश वर्ड इसका मैंने लिखा, ओके। अब यहाँ बातों को थोड़ा समझना, ऑटोट्रॉफिक का ऑटोट्रॉफ का मतलब, जैसे कि ऑटोट्रॉफ जो है ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। कितने ग्रीक वर्डों से, दो ग्रीक वर्ड से। यानी कि हम यहां पे लिखेंगे ऑटोट्रॉफ, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ये जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है फिर बच्चों। यानी कि पहला शब्द की बात करते हैं तो पहला की प्यारे बच्चों, पहला का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑटो, क्या लिखेंगे, ऑटो प्यारे बच्चे। पहला शब्द का क्या नाम है, पहला ग्रीक शब्द का ऑटो, और ऑटो मीन्स होता है, ऑटो का अर्थ की बात करते हैं तो ऑटो का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ऑटो का अर्थ होता है यहाँ पे स्व होता है, स्व, स्व या बोल सकते हैं हम लोग स्वतः भी बोल सकते हैं, स्वयं, स्वयं भी बोल सकते हैं या स्वतः, यहाँ पे स्वतः, ठीक है, स्वयं या स्वतः बोल सकते हैं इसका। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसको सेकंड पार्ट में देखिए, इसका सेकंड ग्रीक वर्ड की बात करते हैं, जो इसके सेकंड ग्रीक वर्ड है उसको नाम है यहाँ पे ट्रॉफ बच्ची,
क्या बोलेंगे? ट्राफ। ट्राफ। और ट्राफ का अर्थ होता है बच्चों, ट्राफ की अर्थ की बात करते हैं तो ट्राफ का अर्थ होता है मेरे बच्चों, ट्राफ का अर्थ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। ठीक है, ट्राफ का अर्थ क्या होता है? पोषण। अब यहाँ पे मैं समझा सकता हूं आपको कि स्वयं पोषण करने वाला जीव स्वपोषी कहलाता है, यानी कि स्वपोषी कहलाता है। लेकिन विधि जिसमें बोल सकते स्वयं करता है जीव, यानी कि स्वयं से भोजन करता है, उसे स्वपोषण विधि कहा जाता है, स्वपोषण विधि कहा जाता है। ओके, और जीव को क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मंत्र पर चले, ग्रीक वर्ड पर चल गया। अब आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा इसके अलग नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूं इसके बारे में, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसके बारे में, हरित 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 लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बच्चे, अब ये है क्या? तो फिर बच्चों इसके डिफिनेशन की परिभाषा की बात करते हैं तो लिखेगा, पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में पेड़ पौधों की पत्ती में एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं पेड़ बच्चों। हाँ, वही पेड़ बच्चों, पेड़ पौधों में विशेष हरे पेड़ पौधों में विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे पेड़ बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत है आपको? चलिए डिफिनेशन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट में समझाना चाहता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है पर्ण रहित या क्लोरोफिल बच्चे, पर्ण रहित या क्लोरोफिल, पर्ण रहित या क्लोरोफिल बच्चे, पर्ण रहित या क्लोरोफिल, ये आपका क्या हो गया? ठीक है, पर्ण रहित या क्लोरोफिल ये है क्या? जैसे कि नहीं सर बच्चों, ये मैंने बताया कि पेड़ पौधों की पत्ती में जो रचना होती है, उसकी बनावट होती है, उसे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए, पर्ण रहित या क्लोरोफिल क्या है? तो कह रहा है कि पेड़ पौधों के पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पे बच्चों कि पेड़ पौधों के हरित लवक, पेड़ पौधों के पत्ती के हरित लवक में, देखिएगा डिफिनेशन क्या है कि पेड़ पौधों के पत्ती के, देखिए मैंने लिखा पत्ती के, ठीक है ना, पेड़ पौधों के पत्ती के हरित लवक में या बोल सकते क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक पाया जाता है उस वर्णक को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पेड़ पौधों के पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक पाया जाता है उस वर्णक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, या क्या बोलते हैं? पर्ण रहित कहते हैं। ये डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि क्लोरोफिल यानी कि पत्ती में जो पाया जाता है वो वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक। ये वर्णक है। वर्णक का मतलब होता है रंग पे बच्चों। क्या होता है? वर्णक का मतलब क्या होता है? रंग होता है। क्या होता है? रंग। तो मैंने बोला पर्ण रहित या वर्णक क्लोरोफिल का मतलब क्या हो गया? वर्ण, यानी एक प्रकार का रंजक होता है हरे पेड़ पौधों में, और इसी रंजक की वजह से पेड़ पौधा जो पत्ती है वो हरा दिखता है। या आपको सवाल आएगा कि ऐसा कौन सा वर्णक पेड़ पौधों में पाया जाता है जो बोल सकते हैं कि पेड़ पौधा की पत्ती हरा दिखता है? तो ये वर्णक का क्या नाम हो गया? क्लोरोफिल इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्ण रहित बोलते हैं। ओके, चलिए, पर्णहित, रहित नहीं पर्णहित बच्चों, सॉरी रहित नहीं पर्णहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। ये हो गया, समझा दी मैंने, दो टॉपिक मैंने समझाया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की मैं प्रयास करता हूं। इसको मैं प्रकाश संश्लेषण बच्चे, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण बच्चे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण है क्या उसे जरा देखिए। देखिए एक प्रकार की ये प्रक्रिया है, एक प्रकार का विधि है जो बोल सकते हैं। तो मैं इसे नाम देता हूं बच्चे, ये एक तरह का प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। ठीक है, या विधि बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको? इसको विधि बोल दीजिए। ठीक है, विधि। चलिए अब डेफिनेशन में समझा देता हूं। तो लिखेगा, पेड़ पौधे जिस विधि के द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छा से दे सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और ये डिफिनेशन प्रॉपर तरीके से बच्चों, यदि ये डिफिनेशन शॉर्ट में भी लिख देते हैं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। ठीक है,
डिफिनेशन बहुत सटीक ही है और मैं अच्छे खासा ये डिफिनेशन को डिफाइन करने वाला हूं, मैं यहाँ पे देखिएगा चलेगा। अब मैं थोड़ा सा ये प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा एक और सवाल यहाँ पे समझा दूं कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, 4 पदार्थों की 4 कारक की आवश्यकता पड़ती है। वो 4 कारक मैं आपको यू बताने वाला फिर बच्चों देखिएगा। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों का होना बहुत जरूरी है। ओके, 4 कारक। तो यहां पे प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक, ठीक है, या पदार्थ बोल सकते हैं। पहले कारक की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो पहला जो आपका है H2O बच्चे, H2O के द्वारा यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे इस घटना में H2O की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है जब खाना बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में इसकी आवश्यकता है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग जल बोल सकते हैं फिर बच्चों, जल, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए थर्ड में आपका है, यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं, जो ये वर्णक रहता है ये पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, क्या होता है, क्लोरोफिल बच्चे, क्लोरोफिल। ओके, और नेक्स्ट आपका क्लोरोफिल हो गया। और फोर्थ में आपका सनलाइट यहाँ पे दे सकते हैं, सनलाइट, ये चौथा कारक आपको है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये 4 कारक का होना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए। तो इसे भी नोट्स कीजिएगा, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VVI, ठीक ना। चलिए इसका समीकरण मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीका से, इसे आप लोग केवल लिखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके, चलिए इसका समीकरण मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा लिखा गया है कि नहीं, कि मैं नहीं लिखा हूं थोड़ा सा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं पिक्चर के द्वारा इसका मैं समीकरण भी देने वाला हूं, इसको आप लोग क्या कीजिए। फिर बच्चों अब हम लोग यहाँ पे थर्ड स्लाइड में चलाए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे मैं रासायनिक समीकरण का, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का यहाँ पे समीकरण और उसका पिक्चर ड्रॉ करके देता हूं एक एक करके। देखिएगा जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण बच्चे, रासायनिक समीकरण, ठीक ना। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको 2 मार्क्स पे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले तो बच्चों मैं यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे मैं लेता हूं इसको CO2 हो गया, CO2 हो गया, और प्लस में आपका H2। ये दो पदार्थ कहां से आए मैं एक एक करके बताता हूं फिर बच्चों। देखिएगा CO2 प्लस H2 यहाँ पे 2 कारक हो गए, और तीसरा कारक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सनलाइट, ठीक है, सनलाइट हो गया, और चौथा यहाँ पे कारक हो गया क्लोरोफिल। क्या हो गया, क्लोरोफिल बच्चे, क्लोरोफिल इसका चौथा कारक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में जो पदार्थ बनेगा वो आपका C6 और H12 और O6 यहाँ पे पदार्थ बना फिर यहाँ पे देखिएगा, यानी कि CO2 और H2O और सनलाइट और ये क्या हो गया क्लोरोफिल, ये 4 घटक मिलते हैं, 4 कारक मिलते हैं, तब जाके ये पदार्थ का निर्माण होता है ग्लूकोज का। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का बच्चे, इस पदार्थ का निर्माण होता है ग्लूकोज, ठीक है, इस पदार्थ का निर्माण होता है। चलेगा, इस पदार्थ का निर्माण तो हो गया, इसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, लेकिन इसमें फिर बच्चों इसमें जो बोल सकते हैं कि जो तत्व पाया जाता है उस तत्व का मैंने नाम दिया यहाँ पे, उस तत्व को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग को याद रखना है कि ग्लूकोज में कौन सा तत्व पाया जाता है जो पेड़ पौधे बनाते हैं जिसमें, तो कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये हो गया पोषक तत्व फिर बच्चे, इसे हम मैंने क्या बोला, ये पोषक तत्व हो गया, ये तत्व है क्या, पोषक तत्व, पोषक तत्व, ओके ना। चलिए ये पोषक तत्व हो गया जो किसमें पाया जाता है, ग्लूकोज में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये 4 कारक पदार्थ मिले तो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, साथ ही साथ में फिर बच्चों यहाँ पे बात करते हैं तो H2O यानी कि जल भी कुछ मात्रा में बनती है, और
एक गैस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं CO2 पे बच्चे। क्या निकलता है? CO2 नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चे, O2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन ही है, हाँ ऑक्सीजन ही बच्चों। तो यहाँ पे समीकरण को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे बुक में क्या करता है, 6 यहाँ पे लगा देता है, 6 यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया 12, ओके, और यहाँ पे 6 पे बच्चों। तब ये समीकरण जाके आपका संतुष्ट यहाँ पे अच्छे तरीका से हो चुका है। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 6 बार नहीं लिखे तो भी चलेगा, ये अच्छा तरीका से। ओके, तो ये 2 मार्क्स का आपको मैं यहां पर भी बता दिया, इसे भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ओके ना। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि 4 कारक जो है कहां से आए, ये भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। पहले चित्र बच्चों, पहले चित्र में यहां पे समझा दूं आपको। देखिए मान लेते कि ये आपका, ठीक है, ये आपका पत्ती है, ठीक है, किसी पेड़ का, ये लीफ हो गया, पत्ती हो गया। अब यहाँ पे ये जो पदार्थ यहाँ पे होगा, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे बीच वाले को वेट। ये मैं रचना पढ़ देता हूं इस प्रकार, ठीक है, ये रचना हो गया। और ये मैं यहाँ पे बता देता हूं इस प्रकार। तो नीचे से इस प्रकार जो आ रहा है, यहां से आपको धरती यानी कि जमीन बोल सकते हैं, धरती बोलिए या भूमि बोलिए, ठीक है, ये भूमि में ये पत्ती का बोल सकते हैं, कोई टहनी कोई जड़, ये वाला नीचे है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले रहा हूं। तो यहां से जो बोल सकते धरती से जो मिलता है, इसको पेड़ पौधों को जो प्राप्त मिलता है, पेड़ पौधों पत्ती को, तो इसको H2O मिलता है, यानी कि जल पे बच्चों। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग जल बोलेंगे, ठीक है ना, जल मिलता है यहाँ से। तो एक कारक तो कहां से मिला पता चल गया, तो यहाँ से भूमि से यानी कि धरती से इसको यहाँ से एक पदार्थ मिल गया। दूसरी कारक की बात करते हैं, तो दूसरा कारक इसमें खुद होता है, यहाँ पे इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल बच्चे, क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल बच्चे, यहाँ पे क्लोरोफिल इसका वर्णक होता है। ये एक तरह का वर्णक है। क्या है? वर्णक बच्चे, यानी कि वर्णक का मतलब समझते हैं, जो रंजक, रंजक वर्णक या इसी को रंजक कहते हैं, रंजक। रंजक मतलब रंग हो गया, क्या हो गया? रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये क्लोरोफिल इसी में रहता है, पेड़ पौधे की पत्ती में। अब थर्ड की बात है, तो मैं यहाँ पे एक सन पाता हूं इस प्रकार, अच्छा वाला, ठीक है, ये सन हो गया। अब ये सन यहाँ पे सनलाइट इस पे आएगा फिर बच्चों, तो ये सनलाइट भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, ये चौथा कारक हो गया सनलाइट, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अब हो गया चौथा, ये आपका वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल बच्चे। वायुमंडल से यहां पर से आपको CO2 आएंगे। क्या आएगा? CO2 बच्चे, यहां से आपका CO2 जाएगा। यानी कि 4 कारक यहां पे होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कारक के मैं नाम बोलता हूं, तो यहां से जल, जड़ से मिल गया, यानी कि पेड़ पौधों की पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, ये वर्णक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्ती हरी तभी दिखेगा। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो रहा है, तीसरा कारक हो गया। चौथा कारक की बात करते हैं, तो CO2 आपका वायुमंडल से प्राप्त हो रहा है। ये 4 कारक जब मिलते हैं, तब जाके इस ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि ये वाला पदार्थ बनता है पेड़ पौधों में। तब बोल सकते हैं एक गैस भी मुक्त होती है, ऑक्सीजन, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो जीवों के लिए बहुत जरूरी है, हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, चलेगा। तो इसे भी बहुत अच्छी तरीका से इसे पार कर इसको आप चित्र में डाल लीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के नीचे। ठीक है, मजा आया फिर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ स्लाइड में करने वाले हैं परपोषण के प्रकार के बारे में, परपोषण की विधि के बारे में। देखिएगा यहाँ पे मैंने जो बांटा था यहाँ पे विधि को, वो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बांट देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया पर पोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार में मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, और सेकंड में और थर्ड में मैंने बताया था बच्चों। सबसे पहले मैंने समझाया था इसके बारे में, मृत जीवी के बारे में, मृत जीवी, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया मृत जीवी पोषण। ये है क्या? मृत जीवी पोषण, ठीक है, जिसे हम लोग सैप्रोफैटिक कह रहे थे इंग्लिश में। क्या बोल रहे थे इसे? सैप्रोफैटिक बोल रहे हैं। इसे मैं लिख देता हूं सैप्रोफैटिक, ठीक है, सैप्रोफैटिक, ठीक है, ठीक, मैं लिख रहा हूं सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन, ठीक है, ये ओ है। चलिए अब यहां पे इसके सेकंड पार्ट को मैंने यहां पे दिया था परजीवी, जिसे पैरासिटिक कहते हैं। परजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक, परजीवी, ठीक है, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण के बच्चे हो गया, परपोषण की विधि हो गई वाला परजीवी पोषण। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक बच्चे, पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, थर्ड जो आपको मैंने यहां पे बताया था वो आपका प्राणी सम पोषण था, प्राणी सम पोषण बच्चे, प्राणी सम पोषण। और इसके इंग्लिश की बात करते हैं फिर बच्चों, तो एक मिनट थोड़ा सा इसका इंग्लिश की बात करते हैं, चलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चे, इसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब एक एक करके मैं डिफाइन करता हूं, आप लोग लिखते चलना, ठीक है। जैसे कि मृतजीवी की बात करते हैं तो डिफिनेशन पे बच्चों आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पहले मृतजीवी खुद से स्टार्ट करता हूं, ठीक ना। मृतजीवी, मृतजीवी पोषण, ये आखिर है क्या? तो फिर बच्चों इसका परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं कि परपोषण की वह विधि, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु या सड़े गले पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। उस विधि को क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहा जाता है। जीव को नहीं बोलते हैं, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पौधों से, सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। ओके, तो ये था इसको। अब इसमें इसकी बात करते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना चाहूंगा, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं मृतजीवी। अब ये सवाल आपको यहां पे समझ में आना चाहिए, मृतजीवी, ये मैंने लिखा बच्चे मृतजीवी, ये आखिर है क्या? तो मृतजीवी किसको बोलेंगे? कि मृतजीवी विधि में, ये मृतजीवी विधि है, मृतजीवी विधि में जो जीव जंतु अपना भोजन सड़े गले जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उस जीव को हम लोग मृतजीवी कहते हैं। दोनों में अंतर है फिर बच्चों, दोनों में अंतर है, डिफरेंस थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिएगा। मैंने बोला ये विधि को मृतजीवी पोषण कहते हैं, और उसमें जो जीव रहता है उस जीव को मृतजीवी कहा जाता है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कवक, कवक, ठीक है, और यहां पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और इसमें बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया बच्चे, ये बैक्टीरिया हो गया। तो ये जितने भी हैं आदि मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, ये सब जितने हैं ये मृतजीवी हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? मृतजीवी। ओके, और ये सब मृतजीवी क्या किस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि मृतजीव पोषण विधि के द्वारा जो जीव अपना भोजन को ग्रहण करता है, यानी संश्लेषित करता है पेड़ पौधों को सड़े गले जीव जंतुओं से, उसे मृतजीवी कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब सड़े गले जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करेगा कवक, ये भी ये सब क्या करेगा? सड़े गले पेड़ पौधा जीव जंतुओं से भोजन को संश्लेषित करेगा, प्राप्त करेगा, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी कहते हैं। और लेकिन जिस विधि से करेगा उस विधि को हम लोग बोलते हैं मृतजीवी पोषण। दोनों में अंतर है फिर बच्चों। ओके, इतना समझ गया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपका परजीवी है फिर बच्चों। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा इसके मैं तोड़ने की बात करता हूं, वेट वेट बच्चे, अगर ऐसा बात होगा तो मैं यहाँ पे और डिफाइन करना चाहूंगा इस टॉपिक को। चलिए ऐसा कोई बात नहीं इसमें है, ठीक है। एक बात फिर बच्चों मैं और बता देना चाहता हूं, इसे मृतजीवी के साथ साथ हम लोग एक और नाम बोलते हैं ये सारे को, ये हम लोग एक और नाम यहां पे बोलेंगे इसको, इसे अपघटक भी बोल सकते बच्चे, अपघटक, अपघटक इसे बोला जा सकता है। क्यों सर इसे अपघटक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चीजों को तोड़ फोड़ कर ये प्राप्त करते हैं, खाते हैं, सड़ा गलाकर खाते हैं, ठीक है, सड़े गले चीजों को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, इसलिए ये अपघटक कहलाएगी। क्या कहलाए? अपघटक। और जो पदार्थ को तोड़फोड़ करता है वो अपघटित पदार्थ कहलाएगा, ठीक है, ओके, कहलाता है। तो ये अपघटक कहलाएंगे, यानी कि चीजों के तोड़फोड़ कर सड़े गले चीजों को प्राप्त करके खाते हैं, ये अपघटक हो गए। सेकंड में बात करते हैं इसकी,
यानी कि आपका हो गया परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो परजीवी पोषण बच्चों, परजीवी पोषण उसे बोल सकते हैं कि पर पोषण की वह विधि, देखिएगा यहां पे मैं दो बार लिख दिया हूं, ठीक है। पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। यानी कि वैसा विधि, वैसा प्रक्रिया पर पोषण की जिसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव जंतु में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन को संश्लेषित करता है, उसे परजीवी कहा जाता है, परजीवी पोषण कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, उस विधि को कहते हैं। अब फिर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे इसे एक और टॉपिक लिखा परजीवी, बच्चे परजीवी लिखा, क्या लिखा? परजीवी। अब यहाँ पे परजीवी है क्या, ये दोनों में डिफरेंसेस है। परजीवी जिसे हम लोग पारासिटिक बोल सकते हैं, पारासिटिक बच्चे। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये पारासिटिक या परजीवी है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, ये दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, वो मैं बताना चाहता हूं। ये विधि का नाम है, लेकिन इस विधि में जो जीव जंतु भोजन को प्राप्त करेगा, जो जीव जंतु भोजन को ग्रहण करेगा रहकर, उस जीव को हम लोग बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूं इसके परजीवी के एग्जाम्पल के बारे में, जैसे में डिफिनेशन भी मैं दूंगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा कवक, जीवाणु, अमर, बेल, ये सब परजीवी है बच्चे। देखिएगा कवक हो गया, कवक, और अमर बेल, अमर बेल, ये सब क्या है? परजीवी बच्चे। और बोल सकते हैं हम लोग लिखेंगे एंटी अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है, एंड अमीबा, अमीबा, और बोल सकते हैं जू, अब ठेठ भाषा में बताता हूं, जोक, ठीक है। ये सब परजीवी है। कैसे सर? जरा देखिए, जैसे कि फिर बच्चों ये लोग क्या करता है यहाँ पे कि परजीवी हम लोग उसे बोल सकते हैं कि ये सब जू हो गया, जोक हो गया, ये किसी जीव जंतु थोड़े समय के लिए रहेगा और उसका उससे भोजन प्राप्त करेगा, फिर हट जाएगा। इसकी एग्जाम्पल बात करते हैं जोक की, तो ये क्या करता है, ये बोल सकते हैं किसी जानवर में पानी में जाते समय ये लटक जाता है उसमें, और उसमें क्या करता है, उसका खून को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी कि चूसता है। तो अवशोषित करता है, तो यहाँ पे बोल सकते कुछ समय के लिए रहा, भोजन को प्राप्त किया और फिर हट गया वहां पर से। तो ये हो गया परजीवी बच्ची, परजीवी कहला गया। क्या कहा गया? परजीवी। इसी प्रकार जू, यानी कि हमारे बालों में, हमारे बोल सकते हैं कि बालों में क्या रहता है, जू रहता है, ढील जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये क्या करता है, बोल सकते हैं कि जीव जंतु जो मनुष्य रहता है उसके बालों में रहता है, और उससे बोल सकते हैं उससे अपने भोजन को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त किया, तो ये जीव भी क्या कहलाएगा? परजीवी। यानी कि दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उसके अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी कह सकते हैं। और जिस विधि के द्वारा प्राप्त करता है ये सब जीव, उस विधि का नाम क्या पड़ गया? परजीवी पोषण। ओके, तो डिफिनेशन क्या बोलेंगे? वैसा जीव, जिस वैसा वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव जंतु के शरीर में रहकर थोड़े समय के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन को प्राप्त करता है, उस विधि को परजीवी कहते हैं। लेकिन परजीवी पोषण, परजीवी पोषण विधि के द्वारा जो जीव भोजन को प्राप्त करता है, उस जीव को क्या बोलेंगे? परजीवी। तो ये सारे जीव क्या है? परजीवी। तो दोनों में डिफरेंसेस है, जीव को परजीवी कहा जा रहा है, लेकिन विधि को क्या बोल रहा है? परजीव पोषण कहा जा रहा है। ठीक है, ये विधि हो गया, ये परजीव जीव हो गया। बात समझ में आया? थोड़ा सा मैं इसे और डिटेल्स में लेना चाहता हूं। जैसे कि पारासिटिक जो है, पारासिटिक एक और है, पारासाइट इसको लिखता है इंग्लिश वर्ड में, ठीक है। पारासाइट जो बोल सकते हैं इसको पारासाइट लिखता है, पारासाइट। देखिएगा, रुकिए थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे पारासाइट, ठीक है, साइट, पारासाइट लिखता है। देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूं पारासाइट, ठीक है, या इसी को पारासाइटोस बोल सकते हैं, पारासाइटोस। चलिए देखिएगा, तो ये जो है पारासाइट, ये पारासाइटोस जो है इसका इंग्लिश वर्ड हो गया, जिसको पारासिटिक ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये जो है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना,
दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना पारासाइट जो है और पारासिटिक जो है, यानी कि दो बोल से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो ग्रीक वर्ड की बात करते हैं, तो ग्रीक शब्द की बात करते हैं। पहला ग्रीक शब्द जो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहला जो आपका लिखा पारा, दूसरा है साइटोस। पहला क्या है? पारा बच्चे, पहला यहाँ पे लिखा पारा, पारा है, और पारा का अर्थ होता है पार्श्व, पार्श्व पारा का अर्थ होता है, या इसका अर्थ होता है बगल, ठीक है, बगल में, बगल में, ठीक है, बगल में। पारा का अर्थ क्या होता है? पार्श्व या बगल में होता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सेकंड में साइटोस, 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 इसका दूसरा ग्रीक वर्ड क्या हो गया? साइटोस बच्चे। अब इसका अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है पोषण। इसका अर्थ क्या होता है? पोषण के बच्चों, यानी कि बगल में रहकर, उसके बगल में रहकर जीव जंतु के शरीर में रहकर अपना भोजन क्या करता? प्राप्त करता है, यानी पोषण करता है। ऐसे जीव को हम लोग पारासाइटोस कहते हैं, यानी कि पारासिटिक कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ओके, तो ये था इसके ग्रीक दो वर्ड, इसे भी लिख लीजिएगा। ओके, अब फिर बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा तो इस टॉपिक को मैं समझाना चाहता हूं। यहाँ पे एक बच गया प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में क्या है, जरा मैं वो बताता हूं। हाँ, ये लिखता है यहाँ पे, ये जो विधि है इसको मैं यहीं पे डिफिनेशन इसका दे देता हूँ, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं परिभाषा दे देता हूँ, इसको तो केवल आप लोग को समझना है। देखिएगा, तो परिभाषा इस प्रकार, वैसा प्रपोषण की वैसा विधि या वैसा विधि जिसमें जीव जंतु तरल या ठोस के रूप में, तरल या ठोस के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस विधि को प्राणी संपोषण विधि कहते हैं। वैसा विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन, यहां पर लिखिएगा, तरल या ठोस के रूप में भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चे, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, तो जैसे में इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अमीबा, मनुष्य, मेढक, ये सभी हो सकते हैं। अमीबा, मनुष्य, ठीक है, और मेढक, ये बच्चे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, लिख लीजिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, आप लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इतना में चलेगा। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं और ये टॉपिक मैं यहीं पे रहने देता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा। ये टॉपिक यहीं तक रहेगा फिर बच्चों, ताकि मैं आगे पढ़ा चुका हूं। अब अगले स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा अमीबा के बारे में, या बोल सकते हैं कि जंतु के बारे में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर बच्चों इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे मेरे सामने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। इससे भी ऑब्जेक्टिव एक आध दो बनने के चांसेस होती है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला जो है आपका यहाँ पे जंतु में पोषण। जंतु समझते होंगे, जैसे कि जीव जंतु हम लोग हो गए, जीव जंतु और भी छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, पक्षी हो गया, सारे ये सब क्या जीव जंतु है। तो जीव जंतु हम लोग तीन तरह से यहाँ पे स्टडी करेंगे जीव जंतु में पोषण, यानी कि जंतु में जो पोषण होगा, हम लोग पोषण जो स्टडी करने वाले हैं अमीबा के बारे में, पैरामीशियम, और देन हम लोग लास्ट करने वाले मनुष्य के पोषण के बारे में, ठीक है, मनुष्य कैसे पोषण करती है। बात यहाँ पे है सबसे पहले अमीबा की। तो अमीबा के बारे में लिखने के लिए फिर बच्चों आए आपको बोर्ड में कि अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में वर्णन करें, तो आप अच्छी तरीके से इस पॉइंट को लिख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से। फिर बच्चों चित्र की बात करते हैं, तो चित्र मैंने जैसे तैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप लोग बुक में अच्छे से देख लेना, ठीक ना। चलिए अमीबा की पहली बात करते हैं। तो अमीबा, यहाँ पे अमीबा के बारे में लिखना चाहेंगे, तो ये प्राणी संपोषी जीव है बच्चे। प्राणी संपोषी जीव कहने का मतलब क्या? जैसे कि जो ठोस और तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, उस जीव को हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषी जीव बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राणी संपोषी का मतलब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आकार की बात करते हैं। तो इसका आकार जो इसका आकार होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। जैसे कि इसका आकार अभी ऐसा देख रहे हैं, तो ये अगर भोजन ग्रहण करने लगेगा तो उसी समय ये लंबा होना या चापट या किसी तरीका का होना स्टार्ट शुरू हो जाता है भोजन खाने के दौरान या चलने के दौरान, ठीक है, चलता है जिस समय, यानी कि आगे बढ़ता है जिस समय। तो ये इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। तो ये दूसरी बात होगी, आकार अनिश्चित होता है इसका।
यह एक कोशिकीय जीव है बच्चे। ये है एक क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है, जिसकी कोशिका एक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, तो एक कोशिकीय प्राणी ये क्या करता है, कुटपाद की मदद से भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। देखिएगा, कुटपाद कहने का मतलब क्या, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये देख रहे हैं ये वाला, ये सब, तो ये सब कुटपाद है बच्चे। ये सब जो देख रहे हैं ये वाला, ये सब सभी क्या कुटपाद है। यही सब कुटपाद को बिगड़ने या कम बेसी बढ़ने या घटने या फैलने की मदद से ये भोजन को क्या करता है, ग्रहण कर पाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है, ये वाला जो पार्ट है, भोजन जब इसके नजदीक आया तो कुटपाद बहुत तेजी से बनना स्टार्ट होता है। ये कुटपाद जो है बहुत तेजी से, जिस ओर भोजन रहेगा ना, बहुत तेजी से बनेगा और भोजन को घेर लेगा, और घेर लेगा क्या करेगा, फिर ग्रहण कर लेगा। तो ये कुटपाद बहुत तेजी से बनता है और जिसके द्वारा भोजन को क्या करता है, ये अंदर ले पाता है। ठीक है, चलेगा। तो ये भोजन था जो यहाँ पे घेर के रखा, ये कुटपाद में से घेर के अंदर करेगा, तो कुटपाद से भोजन को ग्रहण करता है। यहाँ पे अगली बात है, इसकी भोजन की बात करते हैं तो इसका भोजन रहता है बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गया, डायटम जो समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, छोटे छोटे जीव, वो डायटम हो गया। तो ये बोल सकते हैं बैक्टीरिया और डायटम हो गया, और शैवाल के छोटे टुकड़े बच्चे, शैवाल के छोटे टुकड़े, ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, शैवाल के छोटे टुकड़े, ये सब सारे जो है, यानी कि छोटे छोटे जीव जंतु जो है, जीव जंतु जीव 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 जो है, ये इसका भोजन हो गया अमीबा का। किसका हो गया, अमीबा का। देन जी बात करते हैं, इसकी पोषण जो होता है, पहला क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या, भोजन को जब अंदर लिया तो उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो जब ये भोजन को अंदर लेगा ना, ये अंदर जब भोजन को लेगा तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे अंतर्ग्रहण। तो लिखिएगा, अंतर्ग्रहण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब जीव भोजन को अंदर लेती है तो उस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, इसमें पाचन भी होता है, यानी कि एंजाइम के द्वारा भोजन को पाचन पाचन होता है। तो इसमें भी एक ऐसा बोल सकते हैं पार्ट होगा, ऐसा जो एंजाइम होगा, इसमें ऐसा पदार्थ होगा जो भोजन को क्या करेगा, पचाएगा। तो पाचन भी होना बहुत जरूरी है। और फिर बच्चों, जब अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, यानी कि जब अवशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ बच जाता है तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, यानी कि मलमूत्र हो गया ना, तो ये बोल सकते, वही बोल रहे हैं, मलमूत्र जब इसमें से बचेगा, अवशिष्ट पदार्थ बचेगा, तो उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं बहिष्करण। क्या बोलते हैं, बहिष्करण। बाहर निकालता अवशिष्ट पदार्थ को, उसे क्या बोलते हैं, बहिष्करण। और जब भोजन को पचाएगा उसे पाचन हो गया, और अंतरण जब भोजन को अंदर लिया तो ये अंतर्ग्रहण हो गया। तो ये सारे क्रियाएं होती है पोषण इसमें अमीबा में, ठीक ना। तो ये तीन क्रिया के द्वारा इसमें पोषण हो पाता है, ओके, पूर्ण हो पाती इसमें। तो तीन क्रिया आप लोग याद रखिएगा कि अमीबा में तीन क्रिया द्वारा भोजन का संपूर्ण अंतर्ग्रहण हो पाता है, पाचन हो पाता है, और बोल सकते हैं बहिष्करण हो पाता है, पूर्ण होता है इसमें पोषण इस तीनों विधि के द्वारा। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ थोड़ा सा फिगर में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो भोजन यहाँ पे था तो यहाँ पे अंदर आ गया। तो यहाँ पे जब अंदर भोजन को एक जगह पे निर्माण कर लेता है, एक जगह पे जमा कर लेता है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं भोजन रसधानी। हम लोग जैसे कि भोजन ला के, यानी कि खेत में से लाकर कहाँ रखते हैं, यानी कि बोल सकते हैं अनाज को घर पे रखते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, खाना खाए तो हम लोग को पेट में कहीं पे रह गया, पेट में रहा और फिर पाचन हुआ। तो बोल सकते हैं जहां पे इकट्ठे होती है, थोड़ा सा टूट मरम्मत यहाँ पे इस पार्ट में होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे भोजन रसधानी। क्या बोलेंगे, भोजन रसधानी, जिसका इसका पेट हो गया समझो कि वाला। अब आगे बढ़े तो इसमें एक केंद्र भी होता है, सेंटर पॉइंट, ओके। तो एक केंद्र इसमें होता है, तो उसे हम लोग क्या बोले, केंद्रक भी, ठीक है। तो इस पार्ट हो गया चित्र, और चित्र मैंने यहाँ पे अच्छा नहीं पा रहा, आप लोग देख लीजिएगा फिगर बुक में। दूसरा जीव की बात करते हैं तो पैरामीशियम की बात करते हैं। वेट बच्चे, माइक को देख लेते हैं, थोड़ा सा माइक यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, देखिएगा। तो पैरामीशियम यहाँ पे दूसरा जीव हम लोग स्टडी करेंगे। तो पैरामीशियम के बारे में भी वही बात है कि ये भी क्या प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी कहने का मतलब क्या, कि जो ठोस और तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करे उस जीव को प्राणी संपोषण कहते हैं। तो ये प्राणी संपोषण जीव है पैरामीशियम भी। आगे एक कोशिकीय जीव बच्चे, ये एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। लिख सकते हैं कि पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये प्राणी संपोषी जीव भी है, ओके। आगे इसके आकार की बात करते हैं तो आकार इसका क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि जैसा है वैसा ही रहता है। बढ़ता भले शरीर बढ़ेगा, यानी कि जीव बढ़ेगा, लेकिन आकार उसका वैसा ही रहेगा। जैसे कि देखिए पैरामीशियम का मैंने चित्र पा रहा है, जो कि इतना अच्छा खासा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है कि इसमें प्रचलन अंग होता है, प्रचलन अंग को सिलिया कहा जाता है, यानी कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया कहलाता है। सिलिया कौन बोला सर, तो ये देखिए ना, ये जो पतला पतला जो बाल जैसा दिख रहा है, नहीं बोला, ये पतला पतला जो बाल जैसा दिख रहा है उसको सिलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं,
सिलिया कहते हैं। तो ये सिलिया हो गया, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रचलन अंग बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पैरेमीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए एक मुंह का होना बहुत जरूरी है, यानी कि मुख का होना जरूरी है। उस मुंह को नाम यहाँ पे दिया गया है कोशिका मुख कहते हैं, या इंग्लिश में साइटोस्टोम कहा जाता है इसको। ओके, समझ गए बात को। तो यहाँ पे कोशिका मुख कहिए या साइटोस्टोम कहिए, जो भोजन को खाता है उसके द्वारा अंदर करता है। तो यहाँ पे फिगर में थोड़ा समझते हैं। तो मैंने समझाया सिलिया के बारे में। तो सिलिया बोल सकते हैं, यहाँ जो बाल है ये वाला पतला पतला बाल जैसे रोआ जैसा, उसे सिलिया कह रहे हैं। इसी के मदद से ये आगे बढ़ता है, चलता है, ठीक ना, इसके मदद से। तो इसलिए मैंने बोला सिलिया क्या प्रचलन अंग है, यानी कि इसी की मदद से ये आगे बढ़ेगा, चलेगा। आगे लिखता है कि यहाँ पे ये जो भोजन के कण ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या करता है, भोजन के कण को ये अंदर ले रहा है, अंदर ले रहा है ये। तो जिसके द्वारा अंदर ले रहा है उसको हम लोग कोशिका मुख कहते हैं या साइटोस्टोम कहते हैं, यानी मुंह हो गया इसका। तो इसके द्वारा भोजन को अंदर लिया, और अंदर जब भोजन को लेता है तो भोजन को जमा भी एक जगह पे करेगा। तो जमा जहां पे किया, इकट्ठा किया, उस जगह वाले को हम लोग बोलते हैं भोजन रसधानी। क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी उसे कहा जाता है। अब ये पाचन यहाँ पे हुआ, टूट फट होगा, मरम्मत होगा, तो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा, खराब पदार्थ, उसको बाहर भी निकालेगा। तो बाहर निकाल दे इस प्रकार। ओके, तो ये था इसकी पूरी प्रक्रिया खाने का, पचाने का। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में जो पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ने वाले भोजन के पोषण के बारे में, यानी किस तरह से मनुष्य बोल सकते हैं पोषण करेगा, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या टूट फट मरम्मत होती है, उनकी बॉडी की संरचना अंदर में बोल सकते हैं पोषण की संरचनाएं क्या है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, काफी लगता है 40 से 45 मिनट चले गया होगा। तो आप लोग पूरा देखने का प्रयास करें। इसे मैं अगले